नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खास बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। 25 खबर 25 रिपोर्टर के इस सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश की भी अहम खबरें दिखाएंगे। इसके साथ साथ मौसम का हाल होगा, अच्छी खबर और काम की खबर भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर का कारवां। संसद भवन की वीडियोग्राफी के मामले में आप सांसद भगवंत मान मुश्किलों में घिर गए हैं। सभी पार्टियों ने उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। संसद की वीडियोग्राफी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान बुरी तरह से घिर गए हैं। इस मसले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने पेश होकर मामले पर सफाई देने की कोशिश की। स्पीकर ने साफ किया कि 2001 में संसद पर हुए हमले में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए मामला गंभीर है। कांग्रेस ने मान को गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एनएसए लगाने की वकालत की। इस मुद्दे पर लगातार हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गयी। राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। I will take decision in the matter। मैं मानती हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए 13 लोगों ने जान गंवाई है। कभी 13 लोगों ने जान गंवाई है। मामला गंभीर है। राष्ट्रीय सुरक्षा से, ये संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर आवश्यक हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो। This member should have been arrested by now। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो सारी पार्टियों के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आएंगे और इसको एक मजाक बना देंगे। पंजाब के संगरूर से एएपी सांसद भगवंत मान ने वीडियो पर सफाई दी। अनकंडीशनल इसके लिए माफी का जो एक लेटर है, मैंने मैडम स्पीकर को आपने दे दिया, मैंने नोटिस ऑफिस में दे दिया है, उनका तो पहुंच जाएगा। उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं अनजाने में मैंने संसद में जब आ रहा था शून्यकाल डालने तो मैं वीडियो बना ली, तो जिसके लिए मैं आपसे बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मैं भी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर का सम्मान करता हूं। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हो। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसका मैं उनको विश्वास दिलाया। मुझे इस बात का ये पता नहीं था कि इस बात को इतना इन्होंने बीजेपी ने हवा दे दी है। अगर सुरक्षा की चिंता करनी है तो दलितों की सुरक्षा की चिंता कीजिए। एएपी सांसद भगवंत मान ने गुरुवार को संसद की सिक्योरिटी चेकिंग का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। वीडियो में भगवंत मान ने अपने घर से संसद पहुंचने के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की जानकारी दी। भगवंत मान संसद के अंदर एंट्री से जुड़ी हर उस बात का खुलासा करते दिखे जिसे सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। विवाद बढ़ने के बाद आज भगवंत मान ने संसद भवन की वीडियोग्राफी नहीं की, जबकि उन्होंने आज भी वीडियो जारी करने का दावा किया था। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। भगवंत मान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। हालांकि वीडियो मामले में भगवंत मान ने माफी मांगी। उधर स्पीकर सुमित्रा महाजन के मुताबिक सिर्फ माफी काफी नहीं है। संसद भवन परिसर का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले भगवंत मान के खिलाफ अकाली दल और कांग्रेस ने दोनों ही सदनों में घेराबंदी करने की कोशिश की। भगवंत मान के इस कदम को लेकर पंजाब के प्रमुख सियासी दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाकर घेराबंदी की कोशिश की। लोकसभा में अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया है, मुझे इस बात का दुख है। जिस ऑनरेबल मेंबर के विरोध में दिया है वो मेरे प्रदेश से है, मेरी कम्युनिटी से है। और मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सुरक्षा के मामले में और संसद की प्रेस्टीज के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। और जैसे संसद के सीक्रेसी इन्होंने आउट की है, इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका। उधर राज्यसभा में पंजाब की कांग्रेस सांसद अंबिका सोनी ने भी मान की मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सरकार से पूछा कि मान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। Concerns the security of every member of parliament and the entire political system, no doubt. This has been playing on the social media since yesterday. In fact, sir, I thought that the government of the day should have stood up as the first thing and told us what they have done in the last 24 hours and what they are going to do. Instead of raising this. They should be telling us. Instead of raising.
राज्यसभा में अकाली दल सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सांसदों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। We have seen the attack on Parliament, how serious it was. We are every day we are subjected to terrorism. Now, if an MP behaves in such a cavalier manner, then action must be taken. It concerns the security of every single member in this house and the other house. No, but he went through security. He's put everything on the Facebook where the security checks are, how to circumvent those security checks. Why it is I mean, not this come is to me? absolutely nonsensical, Okay, sir. आम आदमी पार्टी से बर्खास्त सांसद हरविंदर सिंह खालसा ने भी मान का नाम लिए बिना गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पीकर साहब को मैंने ये कहा है कि मेरा डिवीजन नंबर 495 है और डिवीजन नंबर 496 जो है वो भगवंत मान में लिखा भी नहीं, उनका नाम भी नहीं लिखा। मैंने कहा उधर से मेरे को बहुत गंदी शराब की स्मेल आती है और मैं आई एम 69 ईयर ओल्ड सिख हूँ। मैं तो सुबह पाठ पूजा करके आता हूँ और सुबह सुबह दारू की गंदी स्मेल की बौछार मेरी तरफ पड़ती है तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को उल्टी हो जाएगी। वहीं भगवंत मान ने माफी मांगने की बात कही है, लेकिन शराब पीकर सदन में पहुंचने के आरोपों को निराधार करार दिया। और मैं अनकंडीशनल इसके लिए माफी का जो एक लेटर है मैंने मैडम स्पीकर को आपने दे दिया? मैंने नोटिस ऑफिस में दे दिया है, उनका तो पहुंच जाएगा। उसमें मैंने ये लिखा है कि मैं अनजाने में मैंने संसद में जब आ रहा था शून्यकाल डालने तो मैं वीडियो बना ली, तो जिसके लिए मैं आपसे बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मैं भी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े इस मंदिर का सम्मान करता हूँ। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हो। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसका मैं उनको विश्वास दूँ। भगवंत मान माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उनके इस कदम ने उन्हें सियासतदानों के निशाने पर ला दिया है। शराब पीकर संसद में आने वाले आरोपों को भी आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ नेहा शर्मा, जी मीडिया। आजकल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पंजाबी में पंजाब की विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा। मैं मर जावांगा पर कभी ਤੁਹਾਨੂੰ धोखा नहीं देवांगा, कभी गलत काम नहीं करांगा। ਤੁਹਾਡਾ भरोसा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ विश्वास मेरी जिंदगी है। मैं विच ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करता रहूंगा। अपना ख्याल रखना, कुछ महीने और रह गए हैं, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल। आजकल पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रचार कुछ इस तरीके से हो रहा है। पंजाब वासियों के मोबाइल पर आजकल आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऑडियो मैसेज आ रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का प्रचार और विरोधियों पर निशाना लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं और साथ ही भरोसा देते भी नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो पंजाब में सब कुछ सही हो जाएगा। पर विरोधियों को ना ही इस मैसेज की टोन पसंद आ रही है, ना ही इस मैसेज के बोल। उनका कहना है कि ऐसे मैसेज आम आदमी पार्टी का भला नहीं कर सकते। पंजाब के लोग उनकी असलियत जानते हैं। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਝੂਠੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਚੇਤ, ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਰੇ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। पर आम आदमी पार्टी इन मैसेजेस की वकालत कर रही है और कह रही है कि ये सिर्फ प्रचार करने का तरीका है और हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती ही है। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट माध्यम यूज करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे हमारी पार्टी सोशल मीडिया को यूज कर रही है, इसी तरह उन्होंने ऑडियो मैसेजेस टेलीफोन के ऊपर भेज करके लोगों को वोट के लिए मांगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद। सोशल मीडिया, मोबाइल, पंजाब की जनता से संपर्क साधने के हर साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों तक इस सियासी जंग के कई और रंग नजर आएंगे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अब वो 25 जुलाई को मीडिया से रूबरू होकर अपनी आगामी रणनीति का ऐलान करने जा रहे हैं।
राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सबको चौंका दिया था। इस्तीफे के बाद कयास लगाए जाने लगे कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। कांग्रेस ने भी उनके लिए नरमी दिखाई, लेकिन सियासी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे पूर्व क्रिकेटर ने अगले कदम का खुलासा नहीं किया। हालांकि अब उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बताया है कि नवजोत सिंह सिद्धू 25 जुलाई को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगली रणनीति का ऐलान करेंगे। सारी हवाई तीर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात इतनी हुई है कि राज्यसभा से रिजाइन किए हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके मुंह से सुनो। 25 तारीख को वे नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या सिद्धू को गले लगाने के लिए कांग्रेस तैयार है? इस बाबत पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने कहा कि फिलहाल सिद्धू ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि आगे ये भी कह दिया कि सिद्धू सहित पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस में स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से रिजाइन किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और अभी भी हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। उनकी पत्नी ने भी कहा है और उन्होंने भी कहा है। जब तक वो नहीं कहते तो उनके बदले में हम कुछ नहीं कहते। हम पूरे हिंदुस्तान का वेलकम करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू समेत। नवजोत सिंह सिद्धू के अगले कदम को लेकर फिलहाल पुख्ता तौर पर तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगली रणनीति के ऐलान की तारीख तो तय हो ही गई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने नया बयान देकर साफ किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले होंगे। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस की इंचार्ज आशा कुमारी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वो पूरे पंजाब का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में वो आज अमृतसर पहुंची। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया है कि अकाली सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने गुरु नगरी अमृतसर पहुंचकर श्री हरमंदिर साहिब पर मत्था टेका और अरदास की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंजाब कांग्रेस अलग अलग जिलों का दौरा कर रही है, इसलिए आशीर्वाद लेने आए हैं कि हम पर और पंजाब के लोगों पर गुरु कृपा बनी रहे। मैं यहाँ पे आशीर्वाद देने, दुआ करने और वाहेगुरु से अरदास करने हमारे पे पंजाब के लोगों पे अपनी कृपा बनी रखी। इस दौरान अकाली बीजेपी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में सवाल किया गया तो आशा कुमारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सूबे में सरकार नाम की चीज कहां है जिसे नंबर दिए जा सकें। माइनस में रेट करते हैं हम। सरकार ने जो सो कॉल्ड सरकार की अकाली भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सरकार जो पंजाब है उसको अपने सबसे निचतम स्तर पर ले आया। पंजाब जब सोने की चिड़िया कहलाता था, आज खाली ड्रग्स के नाम से बदनाम है। आज वो अनएम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, फार्मर्स के बुरे हाल है। आशा कुमारी से पूछा गया था कि पंजाब में 9 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा पंजाब में सरकार है कहाँ। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भगवंत मान के वीडियो वाले मुद्दे को राज्यसभा में जोर शोर से उठाया, तो वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर संसद परिसर की वीडियो डालने के भगवंत मान के कदम की निंदा करने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल राज्यसभा पहुंची, जहां उन्होंने जोर शोर से मुद्दे को उठाया। राज्यसभा में हंगामे की स्थिति हो गई और सदन स्थगित करना पड़ा। लेकिन हरसिमरत कौर बादल का आरोप है कि सदन स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी और जयराम रमेश ने सदन नहीं चलने देने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया और उनके साथ बदसलूकी की। इनकी सुरक्षा जैसे कॉम्प्रोमाइज करी गई है और उसका बैकग्राउंड जब मैं बताना चाह रही हूँ तो मुझे हैरान है कि विपक्ष ये बात सुनने के बजाय आज हाउस बंद होने के बाद ये जयराम रमेश और रेणुका चौधरी जी ने आके जैसे बदतमीजी से मेरे से बात करी कि तुम ये हाउस में आई कैसे और तुम यहाँ पे इधर की सदस्य नहीं हो और तुम हाउस चलने नहीं दे रहे हो। तो एक महिला के खिलाफ तो जो बोली, मैं तो हैरान हूँ। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने हरसिमरत कौर बादल के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर चुटकी लेते हुए पलटवार किया। कौन सी डेरोगेटरी वर्ड
उनकी डेरोगेटरी बिहेवियर से ज्यादा किसी ने शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने हरसिमरत कौर बादल के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया। ट्यूबवेल कनेक्शन पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्यूबवेल कनेक्शन के आवंटन में पक्षपात किया गया है, पर पंजाब सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अकाली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ट्यूबवेल कनेक्शन फिलहाल पंजाब की सियासत का मुद्दा बना है। मुद्दा बनाया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पंजाब सरकार ने अपने चहेतों को ट्यूबवेल कनेक्शन आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब में 4 लाख से ऊपर किसान ट्यूबवेल कनेक्शन के इंतजार में पिछले 20 साल से बैठे हैं, पर अभी तक उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिले हैं। वो 4,22,000 किसान 20 सालों का उड़ीक रहा कि मैं ट्यूबवेल कनेक्शन लेना, और ट्यूबवेल कनेक्शन हासिल करना एक आदमी की जिंदगी की प्राप्ति, किसान की जिंदगी की प्राप्ति के मुकाबले लगभग 25,000 डिस्क्रिशनरी कोटे तो ट्यूबवेलों का कनेक्शन उन्होंने 4,22,000 किसानों के जज्बातों को रौंद के इन्होंने जारी किया वा। तो अज के युग में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, और ये सारियां गल्लां जिहड़ियां इहनूं असीं डट के अपोज करांगे। आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक गल मैं कांग्रेस को पूछना चाहना हूं कि एडा वड्डा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव की इन्होंने सारे पंजाब के सारे हल्कों के विच एक लफ्ज नहीं निकलिया। 45 कांग्रेस के MLA ने ना विधानसभा के अंदर बोले, ना विधानसभा के बाहर बोले। उधर अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकते तो चुप रहना चाहिए। अकाली दल का कहना है कि पंजाब सरकार ने पहले बिजली की हालत सुधारी है और उसके बाद अब ट्यूबवेल कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। जे कोई सरकार चंगा काम करती ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ कनेक्शन का काम होना शुरू है। वहीं अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को अच्छे काम की तारीफ न करने की सूरत में चुप रहने का मशवरा दिया। चंडीगढ़ से जगतार पुल्लर के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मंत्रिमंडल में आज फेरबदल हो गया। टीम मनोहर में अब नए 3 चेहरे शामिल हुए हैं। पिछले कई दिनों की अटकलों के बीच आज हरियाणा में खट्टर सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और इसमें 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें से 2 को राज्य मंत्री तो एक को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। प्रक्रिया है, आखिर दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और हमारे मंत्रिमंडल में जितने भी लोग हैं सब अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे और सारे विधायक भी अच्छे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है और आज चली ऐसा नहीं हो सकता अगले कार्यकाल में फिर चले, ऐसा कुछ नहीं होता। कुल मिलाकर के नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। सरकार ने उम्मीद जताई है कि उनके नए सहयोगी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही कुछ मंत्रियों की छुट्टी और कुछ का कद घटाया जाना भी तय हो गया है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। रोहतक से विधायक मनीष ग्रोवर ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का आभार प्रकट किया। विधायक मनीष ग्रोवर को भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तोहफा मिला है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ग्रोवर साहब क्या कहेंगे, क्या तोहफा सरकार की तरफ से जो मिला है किस तरह से इसको व्यक्त करेंगे? मेरे मित्र, मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूं, बूथ स्तर से काम करने वाला हूं। आज मैं सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद, संगठन के आशीर्वाद से, केंद्र के आशीर्वाद से मुझे जिम्मेवारी मिली है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से धन्यवाद और संगठन का करता हूँ। हमारी जब बात हुई थी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि बेहतर और कामकाज को बेहतर ढंग से करने के लिए ये जो बदलाव है, ये जो विस्तार है किया जा रहा है। क्या उम्मीद करें आपसे, कितना खरा उतरेंगे आप सरकार की उम्मीदों में? मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी 20 महीने के कार्यकाल के अंदर पूरे प्रदेश में छवि छोड़ी है उन्होंने, और जो उनका एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ 72 लाख की जनता का विकास हो, ऐसा जो एजेंडा बनाया उसी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश की जनता का सबका विकास करेंगे। यदि मैं कहूं कि आप कौन से विभाग में काम करना बेहतर आप समझते हैं कि बेहतर ढंग से सेवाएं दे पाएंगे?
मेरे मित्र में बूथ स्तर से काम किया, पर्चे बांटी 1971 से लेकर, और आज मैं प्रदेश का महामंत्री रहा। जो मुझे जिम्मेवारी बूथ स्तर की देंगे, कोई लगे माननीय मुख्यमंत्री, उसी को निभाऊंगा। प्रदेश की जनता आपसे क्या उम्मीद करे और खास तौर पर रोहतक की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? मैं पूरी प्रदेश का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, रोहतक का धन्यवाद करता हूं, जो इस मेरे छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी को जिताकर यहाँ चंडीगढ़ भेजा और आप लोगों से संबंध बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि मनीष ग्रोवर को भी कहीं ना कहीं अब सरकार का हिस्सा बना लिया गया है, और न केवल मनीष ग्रोवर बल्कि उनका खेमा भी बेहद खुश नजर आ रहा है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल ने भी मुख्यमंत्री खट्टर का धन्यवाद किया। बड़ा तोहफा मिला है फरीदाबाद की जनता को, साथ में विपुल गोयल जी को इस वक्त हमारे साथ में है। बहुत बहुत बधाई आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने इतना बड़ा तोहफा जो आपको दिया है? सरकार ने इस तोहफे के रूप में जो भी जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय किया है, और जो भी जिम्मेदारी वो सौंपेंगे, मैं उस जिम्मेदारी को अपने पुरजोर कोशिशों के साथ उसमें पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, उन जिम्मेवारियों को पूरा करने का प्रयास करूँगा। सर, पहले से उम्मीद थी आपको क्या? नहीं, इसमें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी जब चाहते हैं जिसको जिम्मेवारी दे दें, और हमारा जो संगठन है वो सब मिलकर ये जिम्मेदारी तय करते हैं, इसलिए इसकी कोई ना जानकारी पहले होती है ना दी जाती है। सरकार का ये कहना है कि एक बेहतर काम करने के लिए ये जो बदलाव है, ये जो विस्तार है वो किया गया है। क्या उम्मीद करें कि आप कितना खरा उतरेंगे सरकार की उम्मीदों पर, और ख़ास तौर पर उस जनता की उम्मीदों पर जिसने आपको यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया है? जितने भी जो लोग हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, अपने काम को अच्छे से, डेडिकेशन से और दिल से करना चाहिए। उसी बात को सार्थक करते हुए मैं भी जो जिम्मेदारी दी है उसे पूर्ण रूप से, पूरी जिम्मेदारी से और अपने पूरे जोर शोर से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जो आशाएं हैं उन पर पूरा उतरने का प्रयास करूंगा। सबकी सरकार का जो विस्तार है वो हो रहा है, लेकिन पैरेलल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बैठी हैं और लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि आपकी सरकार जो है अनुभवहीन है, आप लोग अनुभवहीन है, बेहतर सेवाएं जो है जनता को नहीं दे पा रहे आप लोग। बिल्कुल उनका कहना ठीक है, हमारी सरकार अनुभवहीन है, मगर किसके लिए अनुभवहीन है? रोज़ रोज़ नए घोटाले करने के लिए, चोरी करने के लिए, हरियाणा की जो जनता की गाढ़े कमाई की पूंजी है उसको गलत कामों में यूज़ करने के लिए इस सरकार के इस बातों के लिए हमारी सरकार अनुभवहीन है। वहीं बावल से विधायक बनवारी लाल को भी अब टीम मनोहर में शामिल किया गया है। डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से विधायक हैं और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस वक्त उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तोहफा मिला है आज आपको सरकार की तरफ? आज मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और मुझे राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राव इंद्रजीत सिंह का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, ये बताइए कि कौन सा विभाग जो है जिसमें आप बेहतर काम कर सकते हैं? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मेरा तो इंटरेस्ट स्वास्थ्य में रहेगा, बाकी तो मुख्यमंत्री जी की मर्जी है, जो देंगे उसमें अच्छा काम करेंगे। राजनीतिक तौर पर जब भी किसी को कोई ओहदा मिलता है, कोई तोहफा मिलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आला जो आपके नेता हैं उनका हाथ रहता है, तो किसकी देन मानेंगे, किसका आभार व्यक्त करेंगे? मैं राव इंद्रजीत सिंह का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्हीं की रिकमेंडेशन से मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनाया। देखिए, सरकार ने आपको एक उम्मीद के साथ मंत्री बनाया, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जनता को भी आपसे हैं। सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे और क्या काम ज़रूरी हो सकता है? जैसे आपने कहा कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, यदि और भी कोई क्षेत्र आपको दिया जाता है, लेकिन सबसे पहला जो ज़रूरत है राज्य इस प्रदेश के लोगों की, वो क्या है और क्या कैसे करना चाहेंगे आप? हम स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में ज़्यादा विचार करेंगे। ये दो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी है, तो शिक्षा के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे। बनवारी लाल हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभाव इनको दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि समर्थकों के साथ अपने घिरे हुए हैं और बेहद ज़्यादा खुशी डॉक्टर बनवारी लाल का जो खेमा है, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उनमें है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी मामला दर्ज किया है। उनके साथ साथ एसोसिएट जनरल लिमिटेड के अफसरों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। पंचकुला के सेक्टर 6 में 3360 स्क्वायर मीटर का यही वो प्लॉट नंबर 17 है, जिसके आवंटन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। इस बार ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा ईडी ने प्लॉट आवंटन मामले में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जो विषय है ये सारा का सारा केंद्रीय एजेंसी का विषय है, इसलिए इस पर हरियाणा सरकार की बहुत टिप्पणी नहीं है। परंतु मैं इतना कहता हूँ कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर न केंद्र में न प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ नाते मैं कहता हूँ कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। जो भी इसमें होगा, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, कानून समान रूप से अपना काम करेगा और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को छोड़ेगा नहीं। आरोप है कि वर्ष 2005 में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो इस प्लॉट को AGL को बेहद सस्ते दामों में नियमों को ताक पर रखकर री-अलॉट किया गया था। इससे प्रदेश की सरकार को करीब 68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज हुए ईडी के केस पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां हरियाणा कांग्रेस हुड्डा के बचाव में उतर आई है, तो वहीं विरोधियों के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया है। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ ईडी की तरफ से दर्ज किए गए केस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम के खिलाफ ईडी के केस दर्ज होते ही सूबे की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व सीएम का बचाव किया है। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता की माने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पाक साफ है और सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इस भाव में जो झूठे मुकदमे में फंसा करके यदि वो भाजपा ये सोचती है कि कांग्रेस के नेताओं का मुंह बंद हो जाएगा और संघर्ष धीमा पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी पूरी शिद्दत के साथ जो झूठे केस बना रही है भारतीय जनता पार्टी, वो केंद्र में भी और राज्यों में भी, इससे दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। वहीं सूबे के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि भारी अनियमितताएं बढ़ते जाने के चलते हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देखिए, जो भी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी अनियमितताओं के तहत ऐसे मामले पुराने दर्ज हो रहे हैं और वो जिस भी विभाग में जो अनियमितताएं हैं वो विभाग उस हिसाब से काम करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के केस दर्ज करने पर इनेलो चुटकी ले रही है। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देख रहा है, तो जो जैसा करेगा वैसा ही बनेगा। तो वो समय हुड्डा जी के लिए दिस इज द इनिशियल स्टेज और इस बात में कोई दो राय नहीं। सरकार के मंत्री कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, वहीं इनेलो ने पूर्व सीएम हुड्डा पर चुटकी ली है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हुई ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस के वार पर बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया ने पलटवार किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ AGL लैंड आवंटन मामले में केस दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है, लेकिन अंबाला से बीजेपी सांसद का दावा है कि जांच एजेंसी बिना भेदभाव के काम कर रही है। किसी के खिलाफ भी कोई बदले की कार्रवाई से संबंधित नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर उनके पाप उनको डुबो रहे हैं तो उसमें मैं क्या करूं। वहीं बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने पूर्व सीएम हुड्डा पर जमकर चुटकी ली है। सैनी ने कहा है कि अभी तो एक ही मामला दर्ज हुआ है, जबकि वाड्रा से जुड़ा मामला बाकी है। अभी तो एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तो जो बुढेरा जी वाला मामला अभी बैलेंस है, उसमें भी उनको मुकदमे के सामने रूबरू होना पड़ेगा। राजकुमार सैनी पहले भी हुड्डा को आड़े हाथों लेते रहे हैं। दिल्ली से पंकज कपाई, जी मीडिया। पीली बत्ती और वीआईपी कल्चर का मोह छोड़कर लाडवा विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने अब साइकिल से लाडवा हलके के गांव को कवर करने का फैसला लिया है। सैनी रोजाना साइकिल से एक गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लाडवा में खट्टर सरकार के विधायक गरीबों तक पहुंचने के लिए साइकिल का सहारा लेकर वीआईपी कल्चर त्यागने का संदेश दे रहे हैं।
रोड पर साइकिल की सवारी करते जाते ये लोग किसी जागरूकता रैली का हिस्सा नहीं है, बल्कि लाडवा के विधायक पवन सैनी का काफिला है। आप हैरान होंगे कि विधायक साहब के काफिले में ना तो लाल बत्ती वाली गाड़ी है और ना ही गाड़ियों की लंबी कतार। चंद लोग साइकिल पर सवार हैं जो लाडवा हलके के बीट पीपली गांव का दौरा करने पहुंचे हैं। एक ऐसा गांव जिसकी शायद ही किसी ने सुध ली होगी, लेकिन लाडवा विधायक ने गांव में पहुंचकर गांव की तंग गलियों का सर्वे किया और आम लोगों की समस्याएं सुनी। ये ऐसी कॉलोनी है कि जब से देश आजाद हुआ यहाँ कोई भी विधायक नहीं आया, केवल मैं ही आया हूँ। इससे पहले भी एक दिन शादी समारोह में आ जाया हूँ। और साइकिल पे चलने का मेरा एक कारण ये भी है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पाती, तो ऐसी तंग गलियाँ में जहाँ गरीब परिवार के, हमारे दलित परिवार के लोग रहते हैं, वहाँ साइकिल भी चली जाती है। इसलिए साइकिल पे जाने का मेरा एक कारण ये भी है। आम लोग भी विधायक की साइकिल की सवारी से खासे प्रभावित नजर आए, क्योंकि विधायक के साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं का हुजूम नहीं था, इसलिए लोगों को भी अपनी समस्या बताने में मुश्किल नहीं आई। लाल बत्ती वाली गाड़ियों में काफिला आएगा, देखा तो यहाँ सामान्य साइकिल पर विधायक जी आए हमारी समस्याएं सुनने के लिए। आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हमें बड़ी खुशी हुई और ये मेरे ख्याल से लाडवा के इतिहास में पहली बार आया था। यही सोचा था कि विधायक जी गाड़ियों में आएंगे, लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि साइकिल पे आए। और हमारे गांव में छोटी छोटी कॉलोनियाँ जो गलियाँ हैं उनमें उन्होंने सर्वे किया और देखी कंडीशन घर की गाँव की, तो उनकी समस्या का समाधान करने हमारे को बहुत अच्छा लगा है कि पहली बार हमारी समस्या सुनिए किसी ने आके यहाँ। विधायक जी की सादगी का आम लोग काफी सराहना कर रहे हैं। वहीं विधायक जी प्रदूषण मुक्त बनाने का संदेश भी दे रहे हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों पर जमकर बरसे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने छात्र संगठनों पर बरसते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। क्रूसा और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर हिमाचल विश्वविद्यालय के अंदर छात्र राजनीति उबाल मार रही है। एसएफआई कार्यकर्ता कई दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि एबीवीपी भी समय समय पर विरोध दर्ज कराती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री छात्र संगठनों की गतिविधियों से खुश नहीं है। मौका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस का था। ऐसे में सीएम वीरभद्र सिंह ने भी छात्र संगठनों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन पर उतारू छात्र संगठनों को आड़े हाथ लेते हुए सीमा में रहने की नसीहत दी है। छात्र राजनीति होनी चाहिए, मगर वो एक जिम्मेवारी के दायरे के अंदर होनी चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि छात्र नेता का काम हो कि वो शासन को तोड़े। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी हिदायत दे डाली और अनुशासन के दायरे से बाहर जाने वाले छात्रों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दिया। संस्था के चलने में रुकावटें पैदा करें, ये नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी जो है ज्ञान का भंडार है, विद्यार्थी जो है उस भंडार से कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो हमारे विद्यार्थी आते हैं तो सीरियस होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में अनुशासन भंग करने वाले छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। दिल्ली में एसिड अटैक का एक और मामला सामने आया है। एक लड़की ने दूसरी लड़की पर तेजाब फेंक दिया। दिल्ली में तेजाब फेंकने का ताजा मामला सामने आया है, लेकिन इस बार एक लड़की ने ही दूसरी पर तेजाब फेंक दिया है। वारदात पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके की है। तेजाब फेंकने वाली लड़की का भाई राधे 18 साल की एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। आरोप है कि राधे की बहन ने पीड़ित लड़की को मिलने के लिए बुलाया, भाई से शादी करने की बात कही। पीड़ित लड़की ने इनकार करने पर चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। लड़की को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसको 8:09 पे नुलेर चौक पे फोन करके बुलाया है उन्होंने, और कह रही थी कि मेरे भाई से शादी कर ले। इसने कह दिया जहाँ मेरे मम्मी पापा कहेंगे वहाँ करूँगी, मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो गिलास में लेके आई है, इसके मुंह पे फेंक के चली गई। अनीता नाम है उसका, और कह रही थी कि मेरे भाई से शादी कर ले। मैं तो जानती नहीं थी, वैसे आया था वो लड़का हमारे घर पे, कई बार कावल लेने गया था इनके साथ, तो कई बार आ चुका उसे। बस
एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में अकेले भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पूरी दुनिया में हुए 1500 एसिड अटैक में से 1000 मामले भारत में हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर हफ्ते एसिड अटैक से जुड़े 3 से 4 मामले दर्ज किए जाते हैं। महिलाओं पर तेजाब हमले को रोकने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नाबालिगों के तेजाब खरीदने पर रोक लगा दी थी। संजीत खन्ना, जी मीडिया। भारतीय वायुसेना के लापता हुए विमान AN-32 का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। विमान में 6 क्रू मेंबर्स समेत 29 लोग सवार थे। चेन्नई के तंबाराम से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरने वाले वायुसेना के विमान AN-32 का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वायुसेना के AN-32 विमान ने आज सुबह 8:30 पर चेन्नई के तांबरम से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी। 16 मिनट बाद 8:46 पर रडार से विमान का संपर्क टूट गया। विमान के पोर्ट ब्लेयर पहुंचने का संभावित समय दोपहर 11:30 बजे था, लेकिन विमान नहीं पहुंचा। लापता विमान को ढूंढने के लिए नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना ने मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। अभी सूचना मिला है, हम लोग तो पार्लियामेंट के अंदर में थे, अब देख रहे, तो अभी सूचना मिला है तो अभी ट्रैक करना पड़ेगा पूरा। इस जहाज से लास्ट कांटेक्ट जो रूटीन कांटेक्ट वो एस्टेब्लिश हुआ था 8:46 के लगभग, और 11:30 जहाज लैंड होना था, अभी तक ओवरड्यू है। भारतीय वायुसेना अपना सर्च मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इंडियन नेवी ने फुल स्केल SAR लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, all the assets, whatever is available over there nearby in vicinity within 500 miles, everything is being diverted and focus is to look for our aircraft, which is now overdue since 11:30. जब विमान लापता हुआ तो वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान में नेवी के 11, एयरफोर्स के 3, अंडमान निकोबार कमांड के 2 जवान सवार थे और 3 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट तलाशी अभियान में लगाए गए हैं। इसके अलावा 12 जंगी जहाज भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। जिस वक्त वायुसेना का विमान लापता हुआ उस वक्त विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के लोगों को बड़ी सौगात दी। अखिलेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी। 26 सालों से बंद खाद कारखाने का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की, महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने गोरखपुर में रैली को भी संबोधित किया। अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, कहा परिवारवाद से राज्य का भला नहीं होने वाला है। ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा। जो विजय यात्रा हर परिवार को संतोष और सुख देने की विजय यात्रा का हिस्सा है, उस विजय यात्रा का आज आपके यहाँ प्रारंभ हुआ है। पीएम मोदी ने केंद्र से पैसे देने के बावजूद यूपी में विकास के काम अटकने का दावा किया। पीएम मोदी के मुताबिक बजट में दिए गए 7,000 करोड़ में से यूपी सरकार सिर्फ 2,850 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में चीनी के बंद पड़े कारखानों को भी दोबारा चालू करने का भरोसा दिया है। पीएम मोदी के गोरखपुर के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, सांसद गोरखपुर के, इसके अलावा जेपी नड्डा, अनंत कुमार और पीयूष गोयल जैसे वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दयाशंकर सिंह की पत्नी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मायावती ने भी मामले पर संवेदनहीन बयान दिया। बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर के आपत्तिजनक बयान के बाद मायावती ने भी संवेदनहीन बयान दिया। गाली के बदले गाली की ये कैसी सियासत, अपमान के बदले अपमान का कैसा जुनून। हम सब ट्रॉमा में हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरा 12 साल का बच्चा, मेरी बेटी इतना ज्यादा डरी हुई है। उसकी बेटी चुप रही और यदि उसकी माँ, औरत और बेटी मीडिया में आकर तो जो कुछ उसने बोला उसका खंडन करती और उसका विरोध करते ये लोग। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी गुस्से में है और उन्हें अपशब्द कहने वाले दयाशंकर की पत्नी स्वाति का पारा भी 7वें आसमान पर है। स्वाति ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से कई सवाल पूछे। स्वाति ने कहा कि उनकी बेटी सदमे में है। सवाल यही है कि विवादित बयान देने वाले दयाशंकर को बीजेपी पार्टी से निकाल चुकी है।
दयाशंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूपी पुलिस तलाश में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन बीएसपी के प्रदर्शन में दयाशंकर के परिवार को गालियां दी गई। बहन बेटी के खिलाफ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। था उन्होंने बोला कि बहन जी हमने कोई हो सकता कुछ असामाजिक तत्व बीच में घुस गए, उन्होंने हमारे लोगों को उकसाया हो। मायावती ने कहा कि ना तो वो खुद कभी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती हैं और ना ही उनकी पार्टी ऐसा करती है। लेकिन ये कहने के कुछ ही देर बाद बीएसपी प्रमुख ने दयाशंकर को इस अल्फाज से संबोधित किया। बहन बेटी के बारे में बोला तो हमें कितनी तकलीफ हुई है। कम से कम दयाशंकर सिंह आगे तो इंसान बने, आगे तो वो जानवर ना बने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे। दयाशंकर की पत्नी ने कहा कि मायावती और उनकी पार्टी ने जो किया उस पर संसद में सवाल उठना चाहिए। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी ने दयाशंकर के खिलाफ कार्रवाई की है तो मायावती को भी बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर सियासत जारी है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। पीएम के गृह राज्य गुजरात में पिटाई का शिकार हुए दलित युवकों से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की। गुजरात के ऊना में दलित पिटाई पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी के बाद आज केजरीवाल ने राजकोट पहुंचकर दलितों से मुलाकात की। राजकोट में केजरीवाल ने सिविल अस्पताल में भर्ती दलित युवकों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दलित युवकों की पिटाई के पीछे आरोपियों और पुलिस की मिलीभगत है। इतना बुरी तरह से मारा, आप सब लोग जानते हैं। वो वीडियो उसके कई देखने को मिले हम लोगों को। और ये अकेली घटना नहीं है, इस तरह की कई सारी घटनाएं गुजरात के अंदर चल रही हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि प्रशासन के इशारे पे हो रहा है। पुलिस क्यों चुप है, पुलिस क्यों मिली हुई है? इसका मतलब ऊपर से इशारा है, ऊपर से प्रशासन की सहमति से और प्रशासन के कहने से ही हो रहा है। केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भी दलितों का दमन करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने गुजरात सरकार को दलित विरोधी भी बताया। केजरीवाल के मुताबिक पहले भी दलितों पर कई हमले हुए लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले बुधवार को सूबे की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और प्रफुल्ल पटेल ने भी ऊना का दौरा किया था और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। गुजरात के मुख्य सचिव जी.आर. अलोरिया ने कथित गोरक्षा दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती भावुक हो गई थी। श्रीनगर में कल महबूबा मुफ्ती ने राज्य के हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। महबूबा मुफ्ती सभी पार्टियों से कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर रही थी। इसी दौरान वो रो पड़ी। वो मुफ्ती भी कोई इतनी भी पॉपुलर हो, उससे भी ये मसला कुर्सी पे बैठने से हल नहीं हो सकता जब तक हमारे नेशनल लेवल की तमाम जमातें इसमें हमारी मदद ना करें। मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया था। कश्मीर के सभी 10 जिलों में 14वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। कश्मीर में हुई हिंसा में 38 नागरिकों की मौत हुई, 1 जवान शहीद हुआ। हिंसा में 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें करीब 1500 सुरक्षा बल के जवान हैं। 14वें दिन भी BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सेवाएं अभी भी बंद हैं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा शुरू हुई थी। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने सोमवार तक के बंद का ऐलान किया है। कैमरामैन प्रमोद के साथ संदीप ओबरॉय, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद के कश्मीर के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से संबंधों का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में रैली के दौरान हाफिज सईद ने आसिया अंद्राबी और बुरहान वानी से फोन पर बात होने का दावा किया। हाफिज के मुताबिक आसिया ने उसे फोन कर कश्मीर आने को कहा और बातचीत के दौरान 15 मिनट तक रोती रही। मेरी बहन आसिया अंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहाँ हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूँ, मेरी बहन हमारे हैं,
सईद आतंकी संगठन जमात उद दावा और लश्कर तैयबा का चीफ है। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने की वजह से अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली आज रिलीज हो गई। लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त जोश देखने को मिला। फिल्म अभिनेता रजनीकांत की फिल्म कबाली को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम माटुंगा के अरोरा थिएटर में हैं। लोग कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सिनेमा घर के अंदर ऐसा शोर, ऐसा मंजर किसी और सुपरस्टार के लिए देखने को नहीं मिलता है। तो फिर ऐसे शोर शराबे के बीच फिल्म कैसे देखी गई? किसी को सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि जैसे ही एंट्री होता है और सिग्नेचर रजनी मूव होता है, पब्लिक उनको स्टैंडिंग ओवेशन देती है और सीटियों की गड़गड़ाहट से पूरा थिएटर गूंजता है और बिल्कुल आवाज नहीं आती है, बिल्कुल डायलॉग नहीं सुनाई। मजा 30 साल हो गए, किसी और की फिल्म लगे ना लगे, रजनीकांत की सारी फिल्में मुंबई के इस थिएटर में लगी है। फिर कबाली कैसे छूटती? ये तो मुंबई का दीवानापन है। मुंबई ने सुबह 6 बजे थिएटर में एंट्री मार ली तो रजनी सिटी चेन्नई तो और आगे निकली। चेन्नई के काजी थिएटर में सुबह 4 बजे ही पहला शो शुरू हो गया। ये फिल्म शुरू होने के पहले का जुनून है, जब लोग पर्दे के आगे जाकर खड़े हो गए। रजनीकांत के ट्रेडमार्क स्टाइल के साथ लोगों का यह अंदाज हो, तस्वीरें बता गई कि रजनी सर से बड़ा सुपरस्टार देश में वाकई कोई नहीं। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। हरियाणा का हिसार और पंजाब का बठिंडा अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहे। हरियाणा के हिसार में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जो बीते दिन के मुकाबले 1 डिग्री कम है, जबकि दिल्ली और गुड़गांव में 36 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। पंजाब के बठिंडा में तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर और जलंधर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटियाला में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। हिमाचल के शिमला में 19 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 24 और मनाली में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि कश्मीर के श्रीनगर में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं चंडीगढ़, शिमला और श्रीनगर के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।